हेलो बच्चों, निबंध लेखन ऐसे राइटिंग श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है दल बदल विरोधी कानून का वर्णन करते हुए उसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जब हमें निबंध लिखना होता है, हमें उसके लिए कंटेंट चाहिए। तो वो कंटेंट हमें कहाँ से मिलेगा? तो उस कंटेंट को डेवलप करने के लिए हमें उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी होना ज़रूरी है, और जानकारी मिलेगी हमें संबंधित किताबों को पढ़ने से और मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ने से। तो इस ऐसे के लिए जो कंटेंट डेवलप करना है, उसके लिए रिसेंटली जो एक न्यूज़पेपर पर आर्टिकल आया है, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में, दल बदल के जाल से बचने के लिए नेताओं ने ढूंढ लिए जुगाड़ू तरीके। तो जब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो हमें अपने इस निबंध को पूरा करने के लिए काफ़ी सामग्री मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, जब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। इस आर्टिकल को पढ़ तो लेंगे हम, लेकिन उसको समझने के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, उसके सार को समझने के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। दल बदल क्या होता है? आया राम गया राम क्या होता है? संविधान संशोधन क्या है? कॉमनवेल्थ देश किन्हें कहते हैं? स्पीकर कौन होता है? तो वन बाय वन पहले एक एक करके इन्हीं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दल बदल क्या होता है? जब भी किसी राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद उस राजनीतिक दल को छोड़ करके दूसरे विपक्ष के राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को दल बदल कहा जाता है। अब ये दल बदल जो है, ये संवैधानिक तौर पर गैर कानूनी इसको माना जाएगा। 1967 के बाद ये दल बदल की जो राजनीति है वो उजागर हुई, और 1985 में जो संविधान संशोधन के तहत इसको गैर कानूनी घोषित किया गया और इसके लिए कड़े कानून बनाए गए। और जो दल बदल की नीति को अपनाता है, उसी व्यक्ति को राजनीति में आया राम गया राम कहा जाता है। ये भी, इसके पीछे भी रोचक तथ्य है। 1970 के दशक में हरियाणा में एक नेता हुए जिनका नाम था गयालाल जी, और गयालाल जी ने 15 दिन के अंदर 3 बार दल को अदला बदली किया, और इसी प्रक्रिया से, उनकी इसी प्रक्रिया से ये जो वाक्य है आया राम गया राम, ये ऐसे व्यक्ति के लिए इसका संबोधन किया जाने लगा जो व्यक्ति राजनीतिक दल में इस तरह की नीति को अपनाता है, तो उन्हें आया राम गया राम कहा जाने लगा। संविधान संशोधन, अभी हमने बात करी कि मूल रूप से जो हमारा संविधान है उसमें दल बदल के लिए कोई कानून नहीं था। 1967 में जब इस तरह की जो प्रक्रिया है राजनीति में वो उजागर होने लगी, तब उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत महसूस होने लगी, और 1985 के संविधान संशोधन में इसको हमारे संविधान की अनुसूची 10 में कानून के रूप में जोड़ दिया गया। कॉमनवेल्थ देश किन्हें कहा जाता है? ये भी हम जब ये आर्टिकल न्यूज़पेपर का पढ़ेंगे तो इसमें कॉमनवेल्थ देशों का जिक्र होगा, तो हमें पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ देश किनको बोला जाता है। तो वो देश जो ब्रिटिश के एम्पायर में रहे हैं, जैसे भारत जो था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। 1947 में हमने जो है स्वतंत्रता हासिल करी और अपना संविधान लागू हुआ। 1950 से हम एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हुए विश्व में। तो उससे पहले हम कई सालों तक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे। तो इस तरह से बहुत सारे देश जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे, उन सभी देशों को मिला करके कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है। स्पीकर कौन होता है? प्यारे बच्चों, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के जो है वो एक पार्लियामेंट जो है उसको बोलते हैं, संसद उसको बोलते हैं। तो जो लोकसभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं।
तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जब भी चुनाव के बाद जो राजनीतिक दल बहुमत हासिल करता है, वो उसी में से एक जो सांसद है उसको मनोनीत किया जाता है स्पीकर के लिए। और राष्ट्रपति जो हैं इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में, इस स्पीकर की चुनाव प्रक्रिया में, पूरे उनके मार्गदर्शन में उनके द्वारा चुने गए जो कार्यवाहक स्पीकर होते हैं, उनकी देखरेख में ये सारी प्रक्रिया होती है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि जो स्पीकर है वो लोकसभा का अध्यक्ष है। तो इतनी जानकारी के बाद अब हम जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बहुत ही रोचक तरीके से आप इस सारी जानकारी को अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे। चलिए अब इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। दल बदल के जाल से बचने के लिए नेताओं ने ढूंढ लिए जुगाड़ू तरीके। चलिए इसको पढ़ने के बाद जब हम इसको पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ने के बाद हमें हम क्या समझ पाएंगे कि दल बदल कानून क्या है, और दल बदल के पक्ष और विपक्ष में हम अपनी राय रख पाएंगे। तो ये जानकारी हमें इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मिलेगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब इसको समझते हैं क्या है ये। दल बदल के जाल से बचने के लिए नेताओं ने ढूंढ लिए जुगाड़ू तरीके। गत 15 दिनों में भारतीय राजनीति में वही सब दिखा जो अब तक कई बार दोहराया जा चुका है। प्यारे बच्चों, ये जो आर्टिकल है 4 जुलाई के हमारे पंजाब केसरी न्यूज़पेपर का है। तो जो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में जो सरकार बनी उससे संबंधित ही यहाँ पर ये बातें बोली जा रही हैं। जो यहाँ बोला कि अभी 15 दिनों में जो राजनीतिक गतिविधि की बात की जा रही है, ये महाराष्ट्र के संदर्भ में बोला जा रहा है। गत 15 दिनों में भारतीय राजनीति में वही सब दिखा जो अब तक कई बार दोहराया जा चुका है। अर्थात सरकार गिराने के लिए विद्रोही विधायकों को एक आलीशान सुरक्षित रिजॉर्ट में ले जाया गया। इस बार निशाने पर महाराष्ट्र सरकार थी, जिसके विरुद्ध शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। यदि अन्य देशों के संविधान की तरफ देखें तो ब्रिटिश संसद के सदस्य किसी भी समय राजनीतिक दल बदल कर सकते हैं। इसे वे क्रॉसओवर कहते हैं, यानी सरकार की ओर से उठकर विपक्ष सीटों पर जा बैठना। तो 54 देशों के कॉमनवेल्थ में, कितने देश हैं कॉमनवेल्थ के? 54 कंट्रीज़। तो 54 देशों के कॉमनवेल्थ में 23 देशों में दल बदल विरोधी कानून है, और उनमें से भारत में ही ये सबसे कठोर है। अभी यहाँ ध्यान रखना है बच्चों कि जो दल बदल संबंधित कानून है सिर्फ 23 देशों में है, 54 में से जो कॉमनवेल्थ के देश हैं। और सबसे कड़े कहाँ पर है? भारत में। भारत में जवाहरलाल नेहरू के बाद से दल बदल शुरू हुआ, जब कांग्रेस को अन्य दलों का सामना करना पड़ा, और इसके साथ ही आया राम गया राम की रिवायत शुरू हो गई। वर्षों की लंबी बहस के बाद 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। तो संविधान संशोधन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब मूल रूप से कोई चीज़ हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। जैसे आपने देखा कि इस समय जो 52वां संविधान संशोधन किया गया, किस चीज़ के लिए किया गया? कि हमारे पास दल बदल विरोधी कानून हमारे संविधान में मूल रूप से उसकी व्यवस्था नहीं थी, और उसकी हमें ज़रूरत महसूस हो रही थी कि ऐसे व्यक्तियों का क्या करें जो चुनाव के बाद अपना दल बदल दे रहे हैं। क्योंकि इसको एक तरह से हम जो हमारी जनादेश है, जो लोगों की राय है, जो क्योंकि लोकतंत्र देश है हमारा, और यहाँ अगर जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति धोखा दे रहा है, तो धोखा कैसे हुआ? कि जब उसने चुनाव लड़ा तो वो किसी एक राजनीतिक दल से संबंधित होकर के उसने चुनाव चिन्ह जो था किसी एक राजनीतिक पार्टी का प्रयोग किया अपने चुनाव रैली में, अपने चुनाव जो उसका अभियान था उसमें, और जैसे वो चुनाव जीत गया उसके बाद उसने अपना दल बदल लिया। तो इसको एक तरह से हम जनता के साथ धोखा मान के चल सकते हैं कि पहले तो उसने जनता को ये दिखाया कि वो किसी एक राजनीतिक पार्टी से, किसी एक राजनीतिक दल से संबंधित है, लेकिन जैसे ही उसने चुनाव जीत लिए उसने अपना दल बदल लिया।
ये उनके लिए भी लागू है जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने निर्दलीय चुनाव अपना अभियान शुरू किया और चुनाव जीतने के बाद वो किसी दल में शामिल हो जाता है, तो इसे भी एक तरह से राजनीतिक धोखा माना जाएगा, क्योंकि वहाँ की जनता ने उस अपने जो प्रतिनिधि है, जो नेता है अपना, जनता ने चुना, उसने जनता के साथ धोखा दे दिया, क्योंकि जनता ने तो उसको निर्दलीय चुना था। लेकिन जैसे ही उसने चुनाव जीता, अगर वो चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में, किसी राजनीतिक दल के प्रलोभन में आकर के, किसी लालच में आकर के, या किसी भी अपनी व्यक्तिगत इच्छा से भी अगर वो किसी राजनीतिक दल को चुनता है, तो उसे जनता के साथ धोखा माना जाता है। और इस स्थिति में भी जो दल बदल विरोधी कानून है वो उस पर लागू होता है। चलिए बच्चों, तो अभी हमने बात कर ली संविधान संशोधन, जो यहाँ पर शब्द आया, पहले इसके ऊपर चर्चा हमने नहीं करी थी। तो संविधान संशोधन को अब आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है कि जब हमारे संविधान में मूल रूप से कोई किसी चीज़ की व्यवस्था, किसी कानून की व्यवस्था नहीं है, तब हमें जब आगे जा कर के उसकी ज़रूरत महसूस होती है, तो हम एक बिल पास करते हैं, विधेयक पास करते हैं, और लोकसभा में उसको जब चर्चा की जाती है और उसके ऊपर जब पारित होता है और राष्ट्रपति जब उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसको फिर हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है, वो एक किसी अनुसूची में जुड़ जाता है। तो जैसे ये दल बदल विरोधी जो कानून है, ये संविधान की 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब हुआ? 1985 में। तो भारत में जवाहरलाल नेहरू के बाद से दल बदल कानून, जब कांग्रेस को अन्य दलों का सामना करना पड़ा और उसके बाद ये आया राम गया राम वाली जो रिवायत है, जो ये परंपरा है, शुरू हुई, तो इसको बंद करने के लिए ये 52वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। हालांकि 2003 में इसमें एक बार फिर संशोधन हुआ। इसमें प्रावधान है कि अपनी मूल पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के लिए सदस्य को सदन से अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो इस बात को समझने के लिए मैंने आपको संक्षेप में बताया कि क्यों ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने एक राजनीतिक दल को छोड़ करके दूसरे में चला जाता है, कब? चुनाव जीतने के बाद, तो उसे एक तरह से जनता के साथ धोखा माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उसने जनादेश नहीं माना, कि जनता ने तो उसे एक राजनीतिक दल के अंतर्गत चुना, लेकिन उसने चुनाव जीतने के बाद अपना राजनीतिक दल बदल लिया, तो इसलिए उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये हमारा दल बदल विरोधी कानून है। इसके अलावा अपनी पार्टी द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत मतदान करने या मतदान में हिस्सा न लेने के लिए सदन से निष्कासन की अनुमति है। परंतु विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या ये कानून भारत में सफल रहा है? तो यहाँ क्या बात की जा रही है कि जैसे कोई जो मतदान होते हैं हमारे किसी जो बिल के ऊपर, या किसी भी स्थिति में लोकसभा में मतदान होते हैं, अपनी राय व्यक्त करने के लिए बोला जाता है, और कोई एक राजनीतिक दल का कोई विधायक उस अपनी पार्टी के राय के विपरीत मत अपना रखता है, तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस बात को समझना है हमें कि एक जो मतदान वाली स्थिति है अयोग्य घोषित करने की, ये क्या है कि जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में अपनी राय व्यक्त करनी है और उस राजनीतिक दल का कोई विधायक अपनी पार्टी की राय के विपरीत मत रखता है, तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। जैसा कि भारतीयों को बड़ा जुगाड़ू माना जाता है, हमारे नेताओं ने भी इस कानून से बचकर पार्टी बदलने के तरीके तलाश लिए हैं। एक आम तरीका ये है कि सत्तारूढ़ दल बदल कानून को ताक पर रखकर विपक्षी दल के विधायकों को तोड़ता है। जब पीड़ित दल उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर के पास जाता है, तो स्पीकर कुछ नहीं करते। ये स्पीकर वाली टर्म पहले ही चर्चा हमने इसके ऊपर कर ली है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे स्पीकर बोला जाता है। जैसे कि मणिपुर में 2017 में विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद कांग्रेस के 7 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के 4 सप्ताह के भीतर निपटारा करने के निर्देश के बावजूद उन्हें अयोग्य करने की याचिका जो है वो उसके ऊपर बात नहीं हुई, उसकी सुनवाई नहीं हुई।
ऐसा ही केस जो है कर्नाटका में हुआ। कर्नाटक में 2010 में भाजपा के विद्रोही विधायकों के एक गुट ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को पद से हटाने के लिए राज्यपाल से भेंट करके विशेष संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने को कहा, परंतु स्पीकर ने उन्हें स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने का आधार बनाकर अयोग्य करार दे दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले को पलट दिया। जो स्पीकर शब्द है बच्चों, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, स्पीकर लोकसभा में भी होते हैं, और जो हमारी राज्य की विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें भी स्पीकर होते हैं। तो जो ये बात की जा रही है हमारे दल बदल विरोधी कानून को लेकर के, तो ये कुछ उदाहरण यहाँ पर रखे हैं जिसमें ये स्पष्ट होता है कि जो दल बदल विरोधी कानून है ये पूरी तरह से जो प्रभावशाली नहीं है। इस कानून के बनने के बावजूद भी दल बदल जो है वो होता है। आया राम गया राम वाली सरकारें जो हैं वो इसके बावजूद भी बन रही हैं, और इसके कई सारे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि दल बदल कानून का देश में जरा भी पालन नहीं हो रहा है। इस कानून की असफलता के लिए कुछ विशेष कारण जिम्मेदार हैं। इसे लेकर पहली गलती है स्पीकर की ओर से विद्रोही विधायकों को अयोग्य ठहराने के विरुद्ध जवाब देने के लिए अधिक मोहलत देना, कि जो स्पीकर हैं उन्हें किसी विधायक को, विद्रोही विधायक को अयोग्य ठहराना है तो उसके लिए वो लंबा समय ले लेते हैं, और इस लंबे समय के अंतराल में जो सरकार में जो भी बदलाव होने होते हैं वो हो चुके होते हैं। अयोग्य ठहराने के लिए लंबा समय लिया जाता है, क्यों ना इसके लिए 2 दिन ही दिए जाएं। ऐसे में स्पीकर का निष्पक्ष होना अनिवार्य है। दूसरी गलती चूंकि सुप्रीम कोर्ट की है, जो अक्सर इन मामलों में फैसला लेने में लंबा समय लेती है, इससे विधायकों को तोड़ने तथा जोड़ तोड़ करने का समय मिलता है। साथ ही ऐसा करने वालों के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। ये 2 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से दल बदल कानून का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जब किसी सरकार को अल्पमत में लाने के लिए राजनीतिक जोड़ तोड़ की बात आती है तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अब बात आती है मंथन की, कि अब हमें इसमें अपनी इनपुट भी देनी है। जब भी हम कोई लेख पढ़ते हैं तो अपनी लेखन शैली को कैसे सुधारेंगे, हम उस लेख को पढ़ने के बाद मंथन करके उसमें तर्क वितर्क हमें अपना जोड़ना है, अपनी राय व्यक्त करनी है, और फिर संबंधित लेख में जो भी हमने पढ़ा वहाँ से कंटेंट हमें यूज़ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आया कि दल बदल क्या होता है, दल बदल कानून क्या है, दल बदल भारत में प्रभावशाली है या नहीं। ये मैंने पॉइंट यहाँ नहीं लिखा, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमें ये भी समझ आई कि कानून तो बन गया 1985 में 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कानून बन गया, लेकिन क्या कानून बनने के बाद वो प्रभावशाली रहा? क्या उसके बाद दल बदल जो ये आया राम गया राम वाली जो स्थिति है, क्या उसके ऊपर रोक लगी? बल्कि ऐसे कई सारे उदाहरण अब हमारे सामने हैं, अगर हम इनको खंगालें। अभी तो 1-2 उदाहरण हमने यहाँ से लिए, और यदि आप थोड़ा और इसके ऊपर रिसर्च करें और थोड़ा सर्च करें इंटरनेट के माध्यम से, तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ये आया राम और गया राम वाला काम हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो कानून है क्या इसमें संशोधन की ज़रूरत है? हाँ, अभी इसके लेख के जो सार में हमने देखा कि 2 गलतियां जिसमें इसमें उजागर करी, कि एक तो कि जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है लोकसभा का, विधानसभा का, वो लंबा अंतराल का समय ले लेता है अपना निर्णय लेने के लिए, और वैसी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की होती है कि वो निर्णय लेने में लंबा समय लेते हैं और सजा का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये तो आगे बात कानून को कड़ा करने के लिए, कि हम कड़ा कानून कर दें तो दल बदल जो है वो रुक सकता है। अगर हम इसके फेवर में देखें कि दल बदल होना चाहिए, तो भी हम अपनी राय दे सकते हैं कि दल बदल क्यों होना चाहिए। अभी हमने यहाँ देखा कि जो दल बदल विरोधी कानून है उसके अंतर्गत ये प्रावधान भी है कि किसी राजनीतिक दल का कोई जो विधायक है वो उसको जो राजनीतिक दल का मत है
उसी के आधार पर अपनी राय देनी होगी। उसे वो यदि अपनी राजनीतिक दल के विपरीत अपनी राय रखता है, विपरीत मत देता है, जो कि ब्रिटेन में होता है, जिसे वहाँ की संसद में क्रॉस ओवर कहा जाता है, इस बात को यहाँ पर क्रॉस ओवर कहा जाता है कि वो संबंध तो एक राजनीतिक दल से रख रहा है, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के विचारों से सहमत नहीं है, अपनी पार्टी की राय से सहमत नहीं है, तो वो बने उस राय के विपरीत मत वहाँ पर रख सकता है और इसी को क्रॉस ओवर कहते हैं। और वहाँ ये हर एक वहाँ के विधायक का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ दल बदल कानून के अंतर्गत इसे गैर कानूनी माना गया है। इससे उस विधायक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है दल बदल कानून के अंतर्गत। तो इस बात को अगर हम देखें तो क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत उस व्यक्ति की जो अपनी विचार की अपनी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर रोक लग रही है, तो इस तरह से तो ये गैर लोकतांत्रिक हो गया। तो हम इस बात को आधार रख करके जो दल बदल है उसकी फेवर में हम अपनी राय जो हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इस लेख को पढ़ने के बाद अब बारी आती है इसको लिखने में अभ्यास करने की। अब काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सामग्री हमें इस लेख को पढ़ने के बाद मिल गई है, जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं इस निबंध को लिखने में। दल बदल विरोधी कानून का वर्णन करते हुए उसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। अब हमें दल बदल क्या होता है उसकी परिभाषा पता है। भारत के संदर्भ में हम इसका विवेचन कर सकते हैं कि कब से शुरू हुआ और इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए और ये रोकना क्यों ज़रूरी है। और इसके फेवर में भी हम अपनी बात लिख सकते हैं कि दल बदल क्यों होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी जगह इसके विरोध में ही बातें हो रही हैं। सिर्फ कॉमनवेल्थ की बात करें तो सिर्फ 23 देशों में ही इसके विरोध में कानून है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, इनमें इस दल बदल विरोध का कोई प्रावधान नहीं है। तो इन सारी बातों को हम एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इस निबंध को लिखते समय। आने वाले वीडियोज़ में हम अपने लेखन को भी यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरह से इस तरह के लेख लिखे जाते हैं। आज के लिए इतना ही।